नमस्कार सभी को। जैसा कि अभी ग्रुप में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ईएमआरएस में क्या होंगी। हालांकि ईएमआरएस का जैसे कि जब आप ये पढ़ोगे, उन्होंने ये एक पूरा सर्विस रूल्स निकाले हैं, तो ये सर्विस रूल्स हैं। तो इसमें सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन करी हैं, क्या क्या आपके सर्विस रूल्स रहेंगे, तो कितनी लीव मिलेंगी, क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सारा कुछ इसमें दिया है। जैसे कि अगर हम नीचे जाएंगे, एकेडमिक कमेटी क्या होगी और रिक्रूटमेंट रूल्स क्या होंगे, प्रमोशन कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी है। आपका रिटायरमेंट, फॉरेन सर्विस टर्म्स, इसमें सारी चीज़ें क्या हैं। कई तरीके के रिटायरमेंट होते हैं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो रिव्यू होता है। जैसे नहीं, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि जितने भी 50 साल के हो गए हैं उनको ज़बरदस्ती रिटायर किया जाएगा। वो एक्चुअली ज़बरदस्ती रिटायर नहीं किया जाता है। वो होता क्या है, एक कमेटी बनती है, वो देखती है आप फिट है कि नहीं है। लेकिन अमूमन ये प्रैक्टिस में चीज़ें लाई नहीं जाती। नहीं तो ये सारी सर्विस कंडीशंस में आती है कि हर साल एक रिव्यू कमेटी होगी, वो देखेगी कि आप सही हैं नहीं हैं। जैसे ये कोड ऑफ कंडक्ट है, तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है, द प्रोविज़न ऑफ द CCS रूल्स एंड इट्स अमेंडमेंट नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द NESTS। वायलेशन ऑफ दिस शैल मेक एन एम्प्लॉय लायबल फॉर एक्शन अंडर CCA रूल 1965। तो जैसे ये एक लेटर दिया है, तो इस लेटर को आप लोग पढ़ लेना डाउनलोड करके, क्या दिया है उसमें। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें दी हैं। सर्विस बुक क्या चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे सर्विस बुक में क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं। तो सर्विस बुक में जो आपका है क्या क्या रिकॉर्ड रहेगा, ये इसमें देखो दिया। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ स्टाफ, सर्विस बुक इन द फॉर्म एज अप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन टू शो द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उसमें लिखा होगा, किस पोस्ट के लिए हुआ, यानी नेम ऑफ द पोस्ट, आपका स्केल ऑफ पे क्या है, फिर जितने भी इंक्रीमेंट लगते जाएंगे हर साल, वो सारे आपके सर्विस बुक में मतलब जब लगेंगे वो चढ़ा दिए जाएंगे। प्रमोशन रहता है, अगर जब भी आपको प्रमोशन मिलेगा वो आपका मेंशन किया जाएगा। पीरियड ऑफ लीव एंड नेचर ऑफ लीव टेकन, लीव आपकी चढ़ाई जाएंगी उसमें, जितनी भी लीव ली हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन, अगर आपने LTC ली है तो वो चढ़ाई जाएगी। अगर सस्पेंसन है कुछ तो वो मेंशन किया जाएगा। अवार्ड कुछ मिले हैं तो वो मेंशन किए जाएंगे। प्रोविडेंट फंड, हालांकि अब प्रोविडेंट फंड तो है नहीं, क्योंकि अब NPS है, तो NPS को मेंशन किया जाएगा। फैमिली पेंशन एंड ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, या जो भी आपका चल रहा है, जैसे ये GIS कई जगह बंद हो चुका है, कई जगह चल रहा है, तो और फैमिली पेंशन, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करी जाएंगी। इन शॉर्ट, एवरी इवेंट इन द ऑफिशियल कैरियर ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी नोटेड देयर इन। मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक शैल बी एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द FR, SARS एंड GFR। तो ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन होंगी। मतलब जो भी आपका रिकॉर्ड है, इसमें आपके डिपेंडेंट, मान लो आपके फादर अगर आप पे डिपेंड करते हैं, उनको मेंशन किया जाएगा। बच्चे हैं वो मेंशन किए जाएंगे, क्योंकि मतलब वो सारे लोग जो आपकी फैमिली में आते हैं, जो आप पे डिपेंड है, ताकि वो सारे बेनिफिट उनको भी मिल सकें। तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करी जाती हैं। हर साल आपका जो इंक्रीमेंट लगता है वो मेंशन रहता है। ये सर्विस बुक में किसी ने पूछा था तो मैंने कहा बता दें। डिसिप्लिन तो आप समझते ही हो, एक्सटेंशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील Rule 1965, all the employees of the NESTS shall be subject to the disciplinary action of the Central Civil Service Classification Control and Appeal Rule 1965। तो 1965 का जो रूल है CCS, ये आपका एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट है, जिसको हम शॉर्ट में APAR कहते हैं। तो APAR आपका हर साल फिल होगा, मतलब इसमें आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है कि कैसा है, उसको असेस किया जाता है। उसके आपको पॉइंट मिलते हैं, और ये पॉइंट आपके प्रमोशन ट्रांसफ़र के लिए लाभकारी होते हैं। अगर पॉइंट कम है या जितने रिक्वायर्ड हैं उतने नहीं हैं, तो
तो ये समझा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम ट्रांसफ़र लेंगे तो उसमें इसके भी पॉइंट जुड़ते हैं। कई बार प्रमोशन में भी ये सब देखा जाता है कि आपका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है। जैसे अभी हम एक प्रमोशन हुआ है KVS में, अभी लिस्ट आई है कुछ दिन पहले, वो मैं आप एक वीडियो बना दूंगा। उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रमोट नहीं किया गया और उसमें वैलिड रीज़न भी दिखाया गया क्यों नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है आपका LTC से रिलेटेड, ये आपका CCS यानी न्यू पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। इसमें मेडिकल में इन्होंने CGHS कहीं पर भी नहीं लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है, ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ NESTS शैल बी कवर्ड अंडर द मेडिकल गाइडलाइंस ऑफ NESTS। NESTS की मेडिकल गाइडलाइंस के अंतर्गत आप कवर होंगे। अगर CGHS मेंशन कर देते तो थोड़ा अच्छा रहता। खैर चलो आगे देखते हैं। पर्सनल फ़ाइल भी आपकी बनती है। देखो सर्विस बुक में आपके रिकॉर्ड मेंशन किए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो पर्सनल फ़ाइल बनती है उसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं। जैसे कि एक फ़ाइल आपकी होगी, उसमें अभी आपने जितने डॉक्यूमेंट लगाए हैं एकेडमिक नॉन एकेडमिक या जो भी वहाँ पे दिए हैं वो सब यहाँ पे आपकी फ़ाइल आ जाएगी। फिर इसके बाद जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि मैंने अभी हायर डिग्री अपनी नहीं शो करी, जैसे मास्टर नहीं शो किया, क्या बाद में मैं ऐड करा सकता हूँ? बिल्कुल, आप एक एप्लीकेशन देंगे और वहाँ पर हायर डिग्री जो भी है आपकी, मास्टर है, PhD है, जो भी आपकी है वो ऐड करा सकते हैं। वो आपकी पर्सनल फ़ाइल में वो डॉक्यूमेंट लगा दिए जाएंगे और आपकी क्वालिफ़िकेशन सर्विस बुक में मेंशन कर दी जाएगी, ऐड कर दी जाएगी। ऐसे ही जितनी भी चीज़ें हम करते जाएंगे वो सब हमारी पर्सनल फ़ाइल में लगती जाएंगी। जैसे हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी लेते हैं, हमने कोई मेडिकल लिया या कोई भी बेनिफिट लिया या कहीं गए, तो वो सारे रिकॉर्ड हमारे पर्सनल फ़ाइल में, वो पेज जितने हैं वो सब ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये पर्सनल फ़ाइल होती है। ये आपका एपार का फॉर्मेट है। जैसे ये आपको हर साल भरना पड़ेगा, प्रिंसिपल इसको असेस करता है, वो रिपोर्ट अपनी लगाएगा। जैसे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नेम ऑफ़ द ऑफिसर, आपका नाम पड़ेगा, सर्विस कैडर क्या है, ईयर ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, प्रेजेंट ग्रेड क्या है, प्रेजेंट पोस्ट क्या है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू प्रेजेंट पोस्ट। फिर रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग एंड एक्सेप्टिंग अथॉरिटीज़, ये आपको वो लोग भरेंगे, मतलब रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है। पीरियड ऑफ एब्सेंस ऑन लीव, आप जो लीव पे रहे हैं वो सारी चीज़ें। ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड करी है। और ये समझ लीजिए जो ये ट्रेनिंग अलग अलग होती हैं, आपका इंडक्शन कोर्स तो अलग हो गया, लेकिन बीच बीच में इन सर्विस ट्रेनिंग होती हैं। तो ये इन सर्विस ट्रेनिंग आप ज़रूर करिए। अगर ये नहीं करते तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, ठीक है। तो इन सर्विस ट्रेनिंग जब भी आए आप ज़रूर करिए। जैसे कई लोग क्या करते हैं, तमाम तरीके के बहाने बना देते हैं और नहीं जाते हैं, मेडिकल ग्राउंड दिखा देते, कहते कौन जाएगा इतनी जगह, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती हैं ये दूसरे सिटीज़ में होती हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं वहाँ जाने के लिए। तो ये छोड़ना थोड़ा घातक होगा आपके लिए। तो ट्रेनिंग जो भी हो इन सर्विस कोर्स वो ज़रूर अटेंड करिए। फिर अवार्ड ऑनर्स आपको अगर कुछ मिला है तो वो मेंशन होगा। डिटेल ऑफ पार्ट्स ऑफ AIS ऑफिसर नॉट रिटर्न बाय द ऑफिसर एज रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ फाइलिंग द प्रॉपर्टी रिटर्न, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर फिर सेल्फ अप्रेजल, ये आप अपने बारे में लिखेंगे, आप अपने बारे में बताएंगे, ठीक है, जिसमें कुछ वर्ड में अपने बारे में बताएंगे। आपने जो भी टास्क किए हैं वो सब, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं वो सारी। मेरे पास एपार एक भरा हुआ है, मैं उसका वीडियो बना दूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको भरना है। फिर ये क्या आपको प्रॉब्लम्स आई हैं आपके परफॉर्मेंस में जिससे आप अच्छा नहीं दे सके, या आपको क्या पता चला, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे, तो वो आपको मेंशन करने, अगर ऐसा कुछ रहता है। फिर जो है प्लीज़ इंडिकेट स्पेसिफिक एरियाज़ इन विच यू फील द नीड टू अपग्रेड योर स्किल थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको किस में ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो आप जो है मेंशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये सब भरना है। ये अप्रेजल रिपोर्ट लगेगी यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर नीचे ये शेड्यूल दिया है किसका क्या ग्रेड पे रहेगा, वो अलग चीज़ें हैं। तो हम आए थे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे।
तो जैसे इसमें हाँ एक पेज था लीव रूल से लेकर, वो मैं थोड़ा दिखा दूँ आपको। शॉर्ट टाइटल अपॉइंटमेंट, हाँ ये जैसे चैप्टर 4 दिया है अपॉइंटमेंट प्रमोशन लीव रूल, तो ये 11 से 13 पेज पे दिया। ज़रा इसको देख लेते हैं, 11 से 13। ठीक है, ये है आपका प्रमोशन लीव रूल। लीव रूल में इन्होंने लिया लीव विल बी एडमिशेबल टू एम्प्लॉयज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1972 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये सिविल सर्विस रूल जो 1972 है, एकेडमिक के लिए यानी जो वैकेशनल स्टाफ है उसका CCS रूल्स क्या हैं, लीव रूल्स। तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इसके लिए हमें आपको वो ये खोल के दिखाना पड़ेगा, तो इसके अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। वैसे इन शॉर्ट आप ये समझ लो, जो मेन आपको लीव मिलेंगी वो आपको मिलेंगी 8 CL, ठीक है, रुक जाओ, आपको 8 CL मिलेंगी पूरे साल में, 10 EL मिलेंगी पूरे साल में, ये 18 लीव आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 8 CL 10 EL यही मिलेंगी। इसके अलावा मैं डिटेल में इसमें वीडियो बनाऊंगा कि क्या चीज़ें रहती हैं, मेन यही मिलेंगी। इसके अलावा कोई मेडिकल लीव नहीं है आपके लिए। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो EL से काम चलाइए, और क्योंकि जो CL ये होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, ये लैप्स हो जाती है। वैसे भी 8 कम ही है, इतना तो साल में आदमी ले ही लेता है, काम पड़ जाते हैं तो इसमें बचती भी नहीं है। और अगर आप इनमें बचाते भी हो तो ये ख़त्म हो जाएंगी साल के एंड में। अगर ये मान लो 2 आपकी बच गई तो 2 वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर अगले साल आपकी 8 फिर शुरू होंगी। लेकिन EL के केस में क्या है, अगर मान लो EL आपने 5 ली और 5 बचा ली, तो ये 5 आपकी बच जाएंगी, फिर अगले साल जब 10 क्रेडिट होंगी तो आपकी 15 हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी बचती रहती हैं। तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि मेडिकल जब मिलती, मेडिकल लीव है नहीं, तो उस केस में लोग EL बचाते हैं। EL जैसे नहीं लेते, अवॉइड करते हैं लेने को, क्योंकि EL तब काम आती जब हम बीमार होते हैं कभी, क्योंकि ये ऐड होती जाती। मान लो आपने 1 साल में 10 बचाई, 2 साल में 20 हो गई, 3 साल में 30 हो गई, 4 साल में 40 हो गई, अगर आप EL बिल्कुल नहीं ले रहे हो। लेकिन हालांकि इतना लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि 8 CL से काम चलता नहीं है, तो EL उनको तब फिर भी लेनी पड़ती। फिर भी हम कह रहे हैं अगर आप डेडिकेशन से काम करेंगे, इतना ज़्यादा घर नहीं आएंगे या कोशिश करेंगे, तो 5 तो आप EL बचा ही सकते हैं साल में। 5 EL अगर आप बचा लेंगे तो देखा जाए तो 4 साल में 20 EL आपकी बच जाएंगी। और फिर मान लो इन फ्यूचर कभी कुछ होता है, क्योंकि अब हम तो चाहते हैं या कहें कि भगवान किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, लेकिन बीमारी है, कभी कुछ हो गया तो इमरजेंसी में जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर यही EL हम लेते हैं। अगर EL नहीं है तो फिर सैलरी कटेगी, तो ये थोड़ा सा नुकसान होता है यहाँ पर इन विद्यालयों में। अब जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, हमको जो है 365 मेडिकल मिल जाती हैं, मेडिकल लीव। तो 365 मेडिकल लीव पूरी सर्विस में मिलती हैं। तो फ़ायदा ये होता है, अगर कोई बीमार होता है तो उसने अपनी मेडिकल लीव ले ली तो उसको सैलरी नहीं कटती है। लेकिन वहाँ पर मेडिकल लीव है नहीं, तो इस केस में आदमी फिर EL ही लेता है, और EL बचानी ज़रूरी है आपके लिए, ये आप समझ लीजिएगा। EL अगर आप नहीं बचाएंगे तो इन फ्यूचर आपको जब भी छुट्टी लेनी पड़ेगी इस तरीके से, तो फिर वो आपकी सैलरी कटेगी, लोगों की कटती भी है। जैसे लोग KVS NVS में जो काम करते हैं, तो वो बेचारे क्या करते हैं कि जब भी छुट्टी लेते हैं, कभी कुछ ऐसा होता है तो वो सैलरी ही कटाते हैं, अपनी सैलरी कटती है उनकी, क्या करें, तो छुट्टियाँ हैं नहीं। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है इन विद्यालयों का। चलिए फिर हम बात करते हैं आपके कुछ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि EMRS फंक्शन करते हैं नवोदय के तर्ज पर, क्योंकि अभी चेंज किया है इन्होंने। क्योंकि मैं बहुत सारे सर्कुलर अभी देख रहा था EMRS रूल्स एंड रेगुलेशंस के, तो वो पहले के आ रहे थे जब ये स्टेट सोसाइटी इनको गवर्न करती थी, तो वहाँ पर इनके ड्यूटी आवर्स भी कम हैं, बहुत सारी चीज़ें कम हैं, और सैलरी भी कम है उस हिसाब से। जैसे अभी मैं एक सर्कुलर देख रहा था तो उसमें 7:30 से 3 बजे तक मेंशन है कि टीचर्स के लिए टाइमिंग रहेगी। लेकिन अब चूँकि क्या है, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया है और साफ साफ लिखा है कि नवोदय के तर्ज पे ये काम करेंगे, तो हम नवोदय की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लें, उससे आइडिया हो जाएगा। तो जैसे इसमें दिया है कि a number of reference from the regional offices as well as from the Navodaya Vidyalayas have been received about the duties and responsibilities of teaching staff of Navodaya Vidyalaya.
तो ये सब इन्होंने पूछा है, कई लोगों ने ड्यूटीज़ के बारे में बात करी है। तो ड्यूटीज़ ऑफ टीचर, तो ड्यूटीज़ एज ए टीचर क्या करना, नॉर्मल टीचिंग ड्यूटीज़ एज अलॉटेड एज पर CBSE गाइडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, मतलब जो आपके पीरियड अलॉट होंगे उनमें पढ़ाना है, पहला पॉइंट ये कह रहा है। फिर रिमेडियल इनरिचमेंट क्लासेस ऑन रोटेशन, रोटेशनल वाइज आपकी रिमेडियल क्लासेस लगेंगी, रिमेडियल टीचिंग करानी है। टू अपग्रेड द टीचिंग मेथोडोलॉजी बाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू डे क्लासरूम टीचिंग विद्यालय, आपको ICT का यूज करना है। प्रिपरेशन ऑफ लेसन बाय इनकॉर्पोरेटिंग एक्टिविटीज़ ICT, लेसन प्लान आपको बनाने हैं। मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट बिफोर द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द लेसन, और मतलब जब आप पढ़ाएंगे तो ऐसा करना ताकि इस तरीके से डिलीवर करना है कि बच्चे मोटिवेट भी हों। लिंकिंग द टॉपिक ऑफ द डे विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, जिसको रिकैपिचुलेशन कहते हैं। मान लो कल आपने जो पढ़ाया और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको उससे लिंक करना होगा, तो ये तो हम वो B.Ed में बताया जाता है। डेवलपिंग एंड यूजिंग द रेलिवेंट टीचिंग एड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपको टीचिंग एड डेवलप करना है, यानी खुद बनाने हैं और उनका यूज करना है। यूसेज ऑफ डिफरेंट मेथड्स एंड टीचिंग ऑफ टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, इंटरेक्शन विद स्टूडेंट टू इंड्यूस क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, ये तो सब कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। असाइनिंग एक्टिविटी, एप्लीकेशन बेस्ड वर्क, असाइनिंग बियॉन्ड द बुक, मतलब बच्चों को वर्क देना है, असाइन करना है और उसका रिकॉर्ड भी आपको रखना है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन वाला काम थोड़ा हेडेक देता है इन विद्यालयों में कि हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, आपको प्रॉपरली बनाना पड़ेगा सब। अलॉटिंग सफिशिएंट होमवर्क टू द स्टूडेंट। फिर एकेडमिक ड्यूटी में क्या है, सुपरवाइज स्टडी ड्यूटीज़ ऑन रोटेशन इंक्लूडिंग संडेज एंड हॉलीडेज, संडे एंड हॉलीडेज़ में आपकी ड्यूटी लगेगी। इंचार्ज ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज़, जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ आप उसके इंचार्ज बनेंगे वो सब आपको कराना है और रिटर्न में उसका पूरा सब डॉक्यूमेंट तैयार करना है। कंट्रीब्यूशन इन द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू AEP एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी आपकी ड्यूटी रहेगी। मेंबर ऑफ सब्जेक्ट कमेटी मीटिंग, आप जो है सब्जेक्ट कमेटी मीटिंग के मेंबर रहेंगे। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग CCE एक रजिस्टर बनता है वहाँ पर जिस पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है मेंटेन करनी है और उसको कराना हर सैटरडे होती हैं वहाँ पर। पीयर ग्रुप असेसमेंट करना है। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड NSS NCC स्काउट एंड गाइड SCCA, तो ये स्काउट वाला भी होता है, स्काउट ट्रेनिंग होती है, स्काउट का कोर्स आपको करना पड़ेगा। मेंटेनिंग द टीचर्स डायरी रेगुलरली विद द लेसन प्लान, टीचर्स डायरी रखनी है, लेसन प्लान बनाना है और डेली उसको फिल करना है, डेली बनाना है। इवेल्यूशन ऑफ बोथ स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक ऑफ द स्टूडेंट, आपको बच्चों का स्कॉलस्टिक एंड को करिकुलर एक्टिविटी दोनों में आपको उनको असेस करना है। फिर कंडक्ट ऑफ रेगुलर मीटिंग एंड डिस्कसिंग द मैटर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट कंसर्न सब्जेक्ट, रेगुलर मीटिंग करनी है। आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग कैपेसिटी बिहेवियर इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम टू अचीव अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड एबिलिटीज़, जैसे एक क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनकी आप लिस्ट बनाएंगे और रीज़न पता करेंगे क्या ऐसी चीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप समझाएंगे। कलेक्शन एंड कंपाइलेशन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैरियर एंड एजुकेशन फ्रॉम सोर्स लाइक न्यूज़पेपर मैगजीन इट्स एंड डिस्प्ले द सेम थ्रू चार्ट। अब जैसे क्या कैरियर के चांसेस हैं इनके लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर से कलेक्ट करके बच्चों को चार्ट्स, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड्स के माध्यम से दिखानी है, उस पर चिपकाना है, समझाना है। ऑर्गेनाइजिंग कैरियर मेलाज, एग्जीबिशन, काउंसलिंग कैंप्स, तो ये सारी चीज़ें करनी है। अलॉटिंग प्रोजेक्ट वर्क, इवेल्यूएटिंग एंड रिकॉर्डिंग द मार्क ग्रेड्स, तो ये रिकॉर्ड में अपने रखना है सारी चीज़ें। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू प्रिपेयर एंड पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन, अदर एग्जामिनेशन, कम्पटिशन। फिर ड्यूटीज़ एज ए क्लास टीचर, आप क्लास टीचर के रूप में क्या ड्यूटी, एक्टिंग एज ए क्लास टीचर ऑन नीड बेसिस, अपॉइंटिंग मॉनिटर्स फॉर डिफरेंट ड्यूटीज़, मेकिंग द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट द क्लास रजिस्टर, तो ये तो डेली रूटीन है, मतलब इसमें तो सभी करते ही हैं। प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट, इंटीमेशन ऑफ द पेरेंट्स, क्रिएशन ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट बाय अरेंजिंग ऑफ एग्जिबिट नोबल वर्क ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ great personalities in the classroom to inspire the student. Class teacher, subject teacher, HM shall hold regular meeting with parents during PTC.
मीटिंग टू कीप देम इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोग्रेस, तो वो सब तो खैर होता ही है। मॉनिटरिंग अपकीप ऑफ क्लासरूम। फिर ड्यूटीज़ रिलेटेड टू हाउस सिस्टम, हाउस इंचार्ज आप रहेंगे, मतलब हाउस इंचार्ज का मतलब यहाँ पे हर स्कूल में 4 हाउसेस बनते हैं। तो हाउस मास्टर HM ड्यूटी ऑन रोटेशनल बेसिस फॉर विच एडिशनल ऑनरेरियम इज़ पेड बाय समिति टू द ट्यून ऑफ ₹800। मतलब अगर हाउस इंचार्ज होंगे तो आपको 800 रुपये, और अगर उसके एक और पोस्ट होती है AHM असिस्टेंट हाउस मास्टर जिसे कहते हैं, उसको 400 रुपये मिलते हैं पर मंथ। ये एक्स्ट्रा मिलता है आप लोगों को हाउस ड्यूटी को कैरी फॉरवर्ड करने के कैरी आउट करने के लिए। तो परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ एज़ पर NVS, तो ये बहुत सारे सर्कुलर हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, उसमें सारी ड्यूटीज़ दी हैं। टू अटेंड द हाउस ड्यूटीज़ एज पर हाउस सिस्टम गाइडलाइंस इश्यूड बाय द समिति फ्रॉम टाइम सिंसियरली। HM एंड HM परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज़ आल्सो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हाउस स्टूडेंट, इंश्योरिंग द हाउस अटेंडेंस एट वेरियस प्लेसेस एज पर द नॉर्म्स ऑफ समिति। अलग अलग जगह पे जब भी ऐसे कुछ हाउस मतलब कुछ एक्टिविटी कराई जाती है, अटेंडेंस लेनी है हर जगह पे। इंश्योरिंग द स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद डेली यूज आइटम्स, इंश्योरिंग द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द डोरमिटरी, taking care of sick students including their treatment, diet and stay in the hospital whenever required in consultation with the staff nurse, granting permission after completing all necessary formalities while the students leaving JNV on permission vacation, interacting with parents on the academic performance, behavior and needs of the students, counseling the students for their better performance and behavior, playing a vital role in the residential system as a foster parent in the areas of academics, personality development, managing emotions, imparting life skill, physical and mental health, preparing student for all co-curricular activities, sports and games, exhibition। और इस सब का डॉक्यूमेंटेशन करना है आपको, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करती है। तभी क्या होता है कि जब कि KVS नॉन रेजिडेंशियल है स्कूल देखा जाए, तो KVS का टीचर भी अब अगर पहली बात तो जो TGT PGT हैं कभी भी 4 बजे से पहले घर नहीं आते हैं, और घर आने के बाद भी रात में काम करते हैं 10-10, 11-11 बजे तक। इतना डॉक्यूमेंटेशन वर्कलोड बढ़ा दिया गया इस गवर्नमेंट में। तो ये चीज़ें हैं। अदर ड्यूटीज़ की बात करें तो बायोडाटा प्रिपरेशन एंड एक्टिंग एज सेंटर लेवल ऑब्जर्वर फॉर JNVST एंड कोऑर्डिनेटिंग एट द एग्जामिनेशन सेंटर, एक्टिंग एज मेंबर ऑफ वेरियस कमेटी, जैसे बहुत सारी कमेटी बनती हैं उसके आप मेंबर रहेंगे, इंचार्ज रहेंगे। Since JNVs are residential school, teachers are required to stay in the campus and required to attend different works related to residential components for which 10% of pay is being paid by the समिति as per। जैसे उसमें क्या होता है आपका ये अलाउंस मिलता है, तो 10% मिलता है रेजिडेंशियल अलाउंस। तो यहाँ पर चूँकि आपके हॉस्टल वार्डन है तो इस पर थोड़ा संशय है, देखते हैं क्या होता है इसका। अगर ड्यूटीज़ दी जाएगी 10% आपको मिलेगा। मास्टर ऑन ड्यूटी ऑन वर्किंग डेज एंड हॉलीडे ऑन रोटेशन, तो ये तो रहेगा पॉइंट आपको जो है हॉलीडे में। लेकिन खैर अच्छी बात यह है कि जैसे मान लो संडे को अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो फिर अगले वीक में आपको एक दिन ऑफ मिल जाएगा, फिर अगले संडे को किसी और टीचर की ड्यूटी लगेगी, फिर उसको नेक्स्ट वीक में ऑफ मिल जाएगा। तो कहने का मतलब वो आपको मिल जाता है। Managing event for which the teacher is appointed as coordinated, contribution toward guiding the students of sports and games, attending the morning assembly, तो ये तो खैर ठीक है। attending the assigned duty punctually, discussion with the student, तो ये सारी चीज़ें। supervision of recreation activities and participation, morning PT and evening game, checking trophy and long, तो ये सब चीज़ें हैं। आपको बहुत सारी ड्यूटीज़ इन्होंने बता दी हैं। performing the duties assigned by the principal of the विद्यालय from time to time, undertaking condemnation of the unserviceable articles equipments regularly, तो ये सारी चीज़ें हैं। मेंटेनिंग क्लीननेस डिसिप्लिन, तो ये तमाम तरीके की ड्यूटीज़ इन्होंने दी हैं। तो चूँकि साफ साफ लिखा है हमारी गाइडलाइन में ये MRS की कि NVS की तर्ज पे ये काम करेंगे, तो हम मान के चलते हैं यही सारे काम होंगे वहाँ पर भी, क्योंकि रेजिडेंशियल है, बच्चे तो रहेंगे ही वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी आप लोगों को। छुट्टियाँ कम हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, और जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखें। EL कभी मत लीजिएगा। EL एक्सट्रीम केस हो, आपके घर में बहुत ज़रूरी कुछ हो तो आप आइएगा। और EL के केस में थोड़ा और एक लोचा होता है, ये है
कि जैसे ईएल क्या है आपकी, मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे ईएल अगर हम ले रहे हैं तो ईएल लेने के दौरान बीच में अगर कोई छुट्टी पड़ती है तो वो भी इंक्लूड हो जाती है। मान लो हमने अगर सैटरडे को छुट्टी ली, हम चाहते हैं कि हम सैटरडे को ले लें और मंडे को ले लें, ठीक है। हम 2 दिन की छुट्टी ले लें, बीच में संडे पड़ रहा है तो हमारी छुट्टी 3 दिन की हो जाएंगी। तो अगर ईएल लोगे तो ईएल 3 होगी, यानी ईएल छुट्टी को भी काउंट किया जाता है, सैटरडे संडे मंडे। लेकिन सीएल अगर आप लेंगे तो केवल सैटरडे और मंडे ही होगी, छुट्टी उसमें काउंट नहीं होती। तो ईएल के केस में ये भी होता है। जैसे कि अगर आप सोचो कि हम ईएल ले लें पूरी कंटिन्यू, तो छुट्टी है तो फिर वो आपकी फिर वो ईएल बेकार जाएगी। तो अवॉइड करिए ईएल लेना। इस पे हम बात करेंगे पूरा, क्या क्या छुट्टियां हैं, कैसे क्या किसका रहता है। जैसे स्टडी लीव है, कब से मिलना स्टार्ट होती है, मैटरनिटी लीव महिलाओं के लिए है, तमाम तरीके की और छुट्टियां हैं, तो उनको कब हम अवेल कर सकते हैं, इस पर डिटेल में एक वीडियो हम बनाएंगे। आई होप ये सर्विस रूल से रिलेटेड है, तो आप ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हैं तो पता चल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।